एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को स्टडी किया था। आज इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब हम ओलिक एसिड, ऑयल या किसी बेंजीन या अदर किसी लिपिड को वाटर के सरफेस पे डालते हैं, उसकी एक ड्रॉप, जैसे कि इसमें देखो हमने क्या है यहाँ पे कि वाटर है, तो इसके ऊपर हमने क्या है एक ड्रॉप ऑयल की डाल दी, तो वो क्या है, या तो वो यहाँ पे उसके सरफेस पे ऑयल की मतलब ड्रॉप की तरह रह जाएगी, या फिर वो क्या होगा कि वो वाटर के ऊपर एक पूरी फिल्म बना लेगी, इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी। क्योंकि ऑयल क्या है, इसमें जाता तो नहीं है, मतलब इसके साथ मिक्स तो नहीं होगा, यानी कि वो रहेगा तो सरफेस पे। हमने जब कभी ऑयल और वाटर को मिक्स करके देखा तो ऑयल मिक्स नहीं होता ना, वो उसके सरफेस पे रह जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि या तो वो ड्रॉप के फॉर्म में रहेगा या फिर वो स्प्रेड होके एक फिल्म बना लेगा। ठीक है, इट विल स्प्रेड एज अ फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो वो क्या है, फिल्म की तरह पूरे लिक्विड के सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड स्प्रेड ओवर अनदर इज कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ये किसी एक लिक्विड यानी कि एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के ऊपर जो स्प्रेड होने की एबिलिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज अ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, कि वो कितना एबल है स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, इसको हम जर्नली इमिसिबल लिक्विड के केस में ही देखते हैं, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव और जीरो। जो वैल्यू है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वो तो या तो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या फिर उसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब जो भी हमने ऑयल या फिर कोई और लिक्विड डाला है दूसरे लिक्विड के ऊपर, वो क्या है, स्प्रेड हो ही नहीं रहा है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो। ठीक है, यानी कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव में है या उसकी वैल्यू जीरो है तभी वो स्प्रेड होना शो कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट इन फार्मेसी। जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है और उसका प्रिंसिपल है वो फार्मेसी में बहुत ज़रूरी है। सच एज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब क्या है, हम बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जो स्किन पे अप्लाई करते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती है जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है ड्रग का, वो जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड होगी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो उसके लिए भी स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो फॉर इमल्शन स्टेबलाइजेशन। अब इमल्शन क्या होता है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, तो उसके लिए अब ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, तो क्या है, ऑयल जब हम वाटर में डालेंगे या फिर वाटर जब हम ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, एक फिल्म बना लेगा, उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेगा। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्टेबल फॉर्म में रखने के लिए हम क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का यूज करते हैं, ये इसलिए भी जरूरी है। अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इसको हम कैलकुलेट करके देखें तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, S इज इक्वल टू में WA माइनस WC। अब S क्या है यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, WA क्या है, वर्क ऑफ एडहेशन। एडहेशन क्या होता है अब जर्नली, अब हमने यहाँ पे ये लिक्विड और इस ड्रॉप जो हमने दूसरे लिक्विड की ड्रॉप यहाँ पे डाली उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक केस तो ये होगा कि लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में ही फोर्स लग रही है। ठीक है, वो क्या है, कोहेसिव फोर्स। और जो लिक्विड और इस ड्रॉप वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो WA क्या है, वर्क ऑफ एडहेशन, यानी कि जो उसको इस लिक्विड और यहाँ पे जो ये ऑयल की ड्रॉप है, इन दोनों के मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है वो क्या है, वर्क ऑफ एडहेशन। और कोहेसिव क्या है, WC क्या है यहाँ पे, कोहेसिव, यानी कि जो लिक्विड और लिक्विड के ही मॉलिक्यूल हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कोहेशन। पर अगर हमें
स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें WA और WC की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखो, वर्क ऑफ कोहेशन, द एनर्जी इन्वॉल्व इन सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज वर्क ऑफ कोहेशन। वर्क ऑफ कोहेशन क्या है, ये वो एनर्जी है जब हमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसको ऐसे देखो, अब ये क्या है, ये वो लिक्विड है जिसके ऊपर हमने ड्रॉप डाल ली है, ठीक है, ओलिक एसिड की, ऑयल की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो उसके सरफेस पे रहेगी। अब इन लिक्विड के बीच में क्या है, ये कोहेसिव फोर्स लग रही है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अटैच है, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड के ही मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं, एक दूसरे के बीच में इनमें अट्रैक्शन होती है। अब मान लो हमने इनके मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ हम अभी लिक्विड की, या वाटर मान लेते हैं, इसको वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसके मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब इसको मॉलिक्यूल्स को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक इसको सेपरेट आउट कर दिया, एक इसको हमने सेपरेट आउट कर दिया। अब क्या होगा, इसकी सरफेस टेंशन क्या है, हमने दोनों को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए इनका एरिया कितना है, सेम होगा, दोनों का डेल्टा ए मान लो, ठीक है, और दोनों के ऊपर जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या है, सिमिलर रहेगी, ठीक। तो हम इसका वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स अपॉन में लेंथ। इस एल को जब हम इधर लेके आएंगे तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई में एल। तो इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू में गामा इंटू में लेंथ इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, लेंथ इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एरिया भी लिख सकते हैं डेल्टा ए, मल्टीप्लाई में गामा इज इक्वल टू में वर्क डन, यानी कि ये टोटल वर्क डन है जो हमने इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए लगाया था। अब इसको हम क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा वर्क डन निकल गया इन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर हमें इन दोनों का निकालना है, तो इन दोनों का टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका वर्क डन प्लस में इसका वर्क डन। तो अब एक का क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू में ये जो गामा है, इसको हम इसकी वाली सरफेस टेंशन लिखेंगे, यानी कि गामा एल इनटू में एरिया प्लस में दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसकी गामा एल इंटू में एरिया। अगर यहाँ पे जो डेल्टा ए है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो हम यहाँ पे क्या, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू में गामा एल प्लस में गामा एल, यानी कि 2 गामा एल। ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया कोहेशन के लिए, यानी कि सेम लिक्विड की बात थी तो उसके लिए जो टोटल वर्क डन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 गामा एल। जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को, इन्हीं के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे तो टोटल इतना वर्क डन लग रहा है, यानी कि हमारे पास WC की वैल्यू आ गई। तो वही WC इज इक्वल टू गामा एल इंटू में डेल्टा ए प्लस में गामा एल इंटू में डेल्टा ए। अगर एरिया यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का सेम ही होगा। अगर एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि हमने दोनों मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो हम जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 गामा एल इंटू में डेल्टा ए की वैल्यू कितनी होगी 1। तो वर्क ऑफ कोहेशन आ गया 2 इंटू में सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अब हम वैसे ही जैसे हमने वर्क ऑफ कोहेशन निकाला है वैसे ही हम वर्क ऑफ एडहेशन निकाल लेंगे। वर्क ऑफ एडहेशन, द एनर्जी इन्वॉल्व टू सेपरेट कॉलम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड एट द इंटरफेस इनटू 2 सेक्शंस आर कॉल्ड वर्क ऑफ एडहेशन। ये वो एनर्जी है जो इन्वॉल्व होती है 2 इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, जब दो लिक्विड के बीच में क्या है, जो ये फेस बन रहा है ये क्या है, इसका इंटरफेस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे देखो, ये हमने जो ड्रॉप डाली थी जो अदर लिक्विड है इस लिक्विड के अबव। अब इसमें क्या है, हमने इनके
एक इसका मॉलिक्यूल, एक इसका मॉलिक्यूल, इन दोनों के मॉलिक्यूल क्या है, आपस में अटैच हो गए यहाँ पे सरफेस पे। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट करवाएंगे, तो एक क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। अब इसके लिए हमने जो वर्क डन किया, ठीक है, वो क्या है, इसका वर्क ऑफ एडहेशन। ये मॉलिक्यूल तो क्या है, ऑयल का है, और ये मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड का है। अब इसको ऐसे देखो, हमने इन दोनों के ये जो जॉइन हुए मॉलिक्यूल्स है ये उठा लिए यहाँ पे। अब इसको हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, इसको हमने दोनों को इक्वल पार्ट में सेपरेट आउट कर दिया। एक मॉलिक्यूल तो क्या है, ऑयल वाला निकल गया और एक मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड का निकल गया। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे क्या है, इंटरफेस टेंशन भी लग रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गामा एल एस। अब ये इंटरफेस टेंशन क्या है, ये तो इन दोनों को खुद ही सेपरेट आउट करवाना चाहती है, यानी कि ये हमारे फेवर में है, हम भी इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करवाना चाहते हैं, और जो ये इंटरफेस टेंशन है ये भी इनको सेपरेट आउट ही करवाना चाहती है। तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा, गामा एल इंटू में डेल्टा ए, इसका एरिया और इसकी सरफेस टेंशन, वही हमने ये कहाँ से निकाला है, F इज इक्वल टू में वर्क इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू कितनी निकली थी, गामा इंटू में लेंथ इंटू में डी, इन दोनों को हम एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, गामा इंटू में डेल्टा ई। अब ये लिक्विड के लिए अगर हम सिर्फ लिक्विड के केस में देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, गामा एल इंटू में डेल्टा ए प्लस, अब इसके लिए भी हमें जितना हमें वर्क डन चाहिए था वो भी इसमें ऐड होगा, यानी कि इसकी सरफेस टेंशन गामा एस इंटू में एरिया दोनों का सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो है, तो जितना सरफेस एरिया इसका है उतना ही सरफेस एरिया इसका होगा। बस ये क्या है, यहाँ पे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए लग रही थी, वहां पे क्या है, वर्क ऑफ कोहेशन में जो गामा एल है, सरफेस टेंशन थी, दोनों किसके लिए थी, लिक्विड के मॉलिक्यूल के लिए थी, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के लिए गामा एल क्या है, सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल तो ऑयल का है और एक मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड का है, तो इसके लिए हमने गामा एल डेल्टा ए प्लस में जो इसका वर्क डन है गामा एस इंटू में डेल्टा ई। अब यहाँ पे ये और देखो कि ये जो है इंटरफेस टेंशन, ये क्या है, ये हमारे फेवर में है, ये तो हमारी खुद हेल्प करवा रही है, तो जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे फेवर में है। मान लो हम इसके लिए हमने 5 लगाया, इसके लिए हमने 4 लगाए, 9 तो हमने यहाँ पे लगा दी, और उसके बाद क्या है, 3 यहाँ पे लग रही थी, ठीक है, तो हमारे वाले में से इसको अगर हम माइनस कर दें तो क्या है, टोटल जितनी वर्क ऑफ एडहेशन हमने लगाया हमें पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस कर दिया गामा एल एस इंटू में डेल्टा ए, क्योंकि ये जो है ये इंटरफेस टेंशन है वो तो इन्हें खुद ही सेपरेट आउट करवाना चाहती है, इसकी वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, गामा एल प्लस में गामा एस माइनस में गामा एल एस, तो ये हमारे पास हो गया टोटल वर्क डन एडहेशन के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी आई, गामा एल प्लस में गामा एस माइनस गामा एल एस, ठीक है। तो वही यहाँ पे है इस डेरिवेशन में डब्ल्यू ए, ये वर्क डन वो है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के लिए था, ये क्या है, जो अदर मॉलिक्यूल जिसकी हमने ड्रॉप डाली थी उसका वर्क डन है, माइनस में जो इंटरफेस टेंशन लग रही है वहां पे उसको हम यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वर्क ऑफ एडहेशन की वैल्यू ये आ गई। तो अब हम क्या है, हमारे पास वर्क ऑफ एडहेशन और वर्क ऑफ कोहेशन दोनों की वैल्यू आ गई, तो अब हम इन दोनों वैल्यू से क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लेंगे। सो S इज इक्वल टू में WA माइनस WC। अब यहाँ पे WA क्या है, ये सारी वैल्यू किसकी है, WA की, माइनस WC क्या है, 2 गामा एल। अब यहाँ 2 में से एक को जब हम माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, गामा एल, अब साइन किसका, इसका बड़ा, तो यहाँ पे माइनस का, प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस, ये यहाँ पे सिमिलर ऐसा आ गया। अब इसमें क्या है, गामा एस पॉजिटिव का है तो वो हमने आगे रख दिया।
उसके बाद ये दोनों वैल्यू क्या है, माइनस की है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, गामा एस पॉजिटिव है, उसके बाद इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे और ये दोनों वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में प्लस की रखी जाएगी, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू में गामा एस माइनस गामा एल एस प्लस में गामा एल। अगर अब इसमें ये देखो, इफ गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल प्लस एस, अगर गामा एस की वैल्यू इन दोनों से बड़ी होगी, इन दोनों की एडिशन से बड़ी होगी, तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वाला नंबर है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्प्रेडिंग हो रही है, कि जो ड्रॉप यहाँ पे आई है वो स्प्रेड हो रही है, ड्रॉप की फॉर्म में नहीं है। इफ गामा एस इज लेस देन गामा एल प्लस गामा एल एस, अगर गामा एस की वैल्यू इन दोनों से छोटी होती है और माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है, एस की नेगेटिव में आ जाएगी और इसका मतलब वहाँ पे कोई स्प्रेडिंग नहीं हो रही, जो हमने ड्रॉप डाली वो वहाँ पे ड्रॉप की तरह ही रहेगी, वो पूरी तरह से वहाँ स्प्रेड नहीं हुई, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। अब लिक्विड इंटरफेस पे एड्सॉर्प्शन, आपने पहले दो टर्म पढ़ी होंगी, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन तो वो चीज़ है कि हमने यहाँ पे कुछ डाला और वो इसमें जाके पूरी तरह से मिक्स हो गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया। जैसे अगर एक एग्जांपल लो कि अगर हमारे जो गद्दे वगैरह होते हैं, कॉटन है या कोई फोम है, उस पर हम क्या है, पानी डाल देंगे तो वो क्या है, उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर तक चला जाएगा और वो पूरा गिल्ला हो जाता है। एड्सॉर्प्शन क्या है, अगर हमने मान लो हमने किसी चेयर पे टेबल पे पानी गिर गया, ठीक है, तो वो क्या सिर्फ उसके सरफेस पे रहता है, तो वो मैकेनिज्म क्या होता है, एड्सॉर्प्शन। यानी कि जब किसी चीज़ के सरफेस पे ही वो चीज़ रह जाए तो वो क्या है, एड्सॉर्प्शन, और अगर वो उसके बल्क में चला जाए तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब हमारा टॉपिक है एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, यानी कि लिक्विड इंटरफेस पे एड्सॉर्प्शन होना, यानी उसी के सरफेस पे जो भी चीज़ है उसके सरफेस पे ही डिपॉजिट हो जाती है। The deposition of same molecules or ions into the surface of liquid is defined as adsorption of liquid interface और liquid surface। अब क्या है, यहाँ पे जब किसी लिक्विड के ऊपर हमने कोई अनदर लिक्विड डाला और वो उसके सरफेस पे ही डिपॉजिट हो गया, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। यानी कि लिक्विड जब हमने दूसरे लिक्विड के ऊपर डाला और वो उसके सरफेस पे रह गया, तो वो वहाँ पे क्या है, एड्सॉर्प्शन होता है। अब ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, व्हेन मॉलिक्यूल्स और आयंस डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। जब क्या है, अब हमने वही जैसे इसमें देखा कि अगर ये जो लिक्विड है हमने कुछ और इसके ऊपर डाला तो वो इसके सरफेस पे ही रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। यानी कि जब लिक्विड दूसरे लिक्विड के सरफेस पे ही डिपॉजिट हो गया उसको बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। The surface free energy and surface tension get decrease in case of positive adsorption। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में सरफेस टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके सरफेस पे आके अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे उसके सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस था वो क्या है, थोड़ा कम रह गया उसके पहले वाले के कंपैरिजन में, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे और मॉलिक्यूल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं सरफेस पे। नेक्स्ट है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। Molecules does not deposit on the surface of liquid, it mix with liquid, it is called negative adsorption। अब इसमें क्या होगा, वही यहाँ पे वो सरफेस पे नहीं रहते, वो क्या करेंगे, उसके बल्क में जाके अंदर ही लिक्विड के डिपॉजिट हो जाएंगे। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, ये एक तरह से एब्जॉर्प्शन ही होती है।
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ जाके मिक्स हो जाता है। द सरफेस फ्री एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन इंक्रीज इन केस ऑफ नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे क्या है, अंदर बल्क में गए हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है उसके सरफेस पे नहीं जमा हुए, इसीलिए क्या है यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों ही इंक्रीज होती है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के केस में, या फिर हम कहें एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस एक्टिव एजेंट, इनको हम सरफेक्टेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सरफेक्टेंट। सिंपल इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है ये क्या है, सरफेस पे काम करते हैं। दीज आर द एजेंट विच आर यूज टू लोअर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स। इनका क्या काम होता है, दो इमिसिबल लिक्विड है, मान लो ऑयल एंड वाटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इनके बीच में सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। इसीलिए अब क्या करते हैं सरफेक्टेंट, इन दोनों को मिक्सअप करने के लिए, अगर हमें कोई प्रिपरेशन बनानी है जो इन दोनों को मिक्स करके बनानी है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम सरफेक्टेंट का यूज़ करेंगे ताकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए, यानी कि टू इमिसिबल सब्सटेंस को मिक्सअप करने के लिए हम क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स का यूज करते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, उनकी अगर सरफेक्टेंट हम यूज करेंगे, उनकी सरफेस टेंशन इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप होने लगेंगे। सरफेक्टेंट कंटेन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अब इसके अंदर क्या है, जो सरफेक्टेंट होता है उसके अंदर दोनों ही ग्रुप होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक है वो ये जो ऊपर का हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि ये वाटर लविंग ग्रुप होता है। वाटर की साइड जाके ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। अगर लिपिड है, मतलब कोई ऑयली सब्सटेंस है, तो उसके साथ ये जो टेल बनी हुई है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये वाटर को हीट करती है, वाटर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो ये वाली जो टेल है वो लिपिड वाले के साथ जाके अटैच हो जाएगी। इस तरह से सरफेक्टेंट के पास दो ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। When surfactant are placed in water, then the hydrophilic group dissolve in water while hydrophobic group form micelles। अब क्या होगा, जब हमने यहाँ पे मान लो वाटर है, ये वाटर है, हमने इसके साथ क्या है सरफेक्टेंट को ऐड कर दिया। सरफेक्टेंट को ऐड करने पे क्या होता है, जो सरफेक्टेंट का वाटर लविंग पार्ट है यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, वाटर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, जो हाइड्रोफिलिक है वो एक बार तो यहाँ पे हमें बाहर ही दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद क्या है, इस पूरे सरफेक्टेंट को वाटर के अंदर जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये तो वाटर को हीट करना है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, वाटर के अंदर जाके ये माइसिल्स फॉर्म कर लेता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, यानी कि आउटर वाले जो हेड है, मतलब हेड तो क्या है वाटर के साथ अटैच हो जाता है और टेल अंदर की साइड आ जाती है, ठीक है, जिससे क्या है ये कंफर्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये कुछ स्पेस बना लेते हैं जिसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, जो ऑयल वाला हिस्सा है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक। जो टेल है वो कौन से नेचर की है, हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर से हीट करते हैं, वाटर से हीट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लिपोफिलिक है, यानी कि ये लिपिड्स या फिर ऑयली सब्सटेंस से लव करते हैं। तो जो ये ऑयली सब्सटेंस है वो क्या है, इस टेल के बीच में इस हिस्से में जाके यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, ऑयल वाला सब्सटेंस यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और जो वाटर वाले हैं वो यहाँ पे जाके ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है इसके हेड के साथ अटैच हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये क्या है माइसिल फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये स्टेबल प्रिपरेशन बना लेती है दो इमिसिबल सब्सटेंस की, चाहे वो ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, जो दो लिक्विड या फिर दो अदर सब्सटेंस भी जब एक दूसरे में मिक्स नहीं होते तो हम उनके लिए क्या है सरफेक्टेंट का यूज करते हैं, जिससे क्या वाटर वाला हिस्सा तो क्या हेड के साथ अटैच हो जाए और जो ऑयल वाला हिस्सा है वो टेल के साथ अटैच हो जाए और वो स्टेबल हो जाए।
Surfactant are usually amphiphilic, that means they contain both hydrophobic and hydrophilic group. अब जो surfactant होता है ज़्यादातर एम्फीफिलिक मतलब दोनों ही ग्रुप उसमें होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी. टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, देयर आर 4 टाइप्स. 4 तरह के सर्फेक्टेंट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में. एनाइनिक सर्फेक्टेंट, सेकेंड इज केटाइनिक सर्फेक्टेंट, थर्ड इज एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट एंड फोर्थ वन इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट. फर्स्ट है एनाइनिक सर्फेक्टेंट. दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट. ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है सर्फेक्टेंट का, वाइडली यूज्ड होता है. सोप में, डिटर्जेंट वगैरह में एनाइनिक सर्फेक्टेंट ही यूज किया जाता है. It contain organic tail with negative charge head and small positive molecules like ammonium. अब इसमें क्या होगा, जो हेड ग्रुप है, अब इसके पास हेड और टेल दोनों होते हैं, तो एनाइनिक सर्फेक्टेंट में क्या है, जो ये हेड ग्रुप होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर कुछ पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जैसे कि एमोनियम वगैरह, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इतना इफेक्टिव नहीं होता. मेनली जो ज़्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये. दे हैव अनप्लीजेंट टेस्ट. इनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता. दे आर नॉट सुटेबल फॉर इंटरनल यूज ड्यू टू इरिटेंट एक्शन. इनको हम इनसाइड द बॉडी यूज नहीं कर सकते, इंटरनल यूज के लिए ये नहीं बने हैं, क्योंकि ये जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इरिटेशन कोज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बॉडी के इंटरनली पार्ट में यूज नहीं करते. एनाइनिक सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं मेटल्स, एल्काइल, सल्फोनेट एटसेट्रा. नेक्स्ट है केटाइनिक सर्फेक्टेंट. इट कंटेन ऑर्गेनिक टेल विद पॉजिटिव चार्ज हेड. अब इसमें क्या है, जो ये ऑर्गेनिक टेल है इसके साथ जो हेड होगा वो पॉजिटिवली मतलब हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे कि क्लोराइड वगैरह अटैच होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते, बहुत कम होते हैं. मेनली क्या है, जो हेड होता है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है. दे हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. जो केटाइनिक सर्फेक्टेंट है इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या है, हम कई बार कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में भी यूज कर सकते हैं, जिनमें क्या है बाउंड्स वगैरह पे लगाने के लिए यूज होते हैं, ताकि वहां पे कोई बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह ना ग्रो करे. एंड दे आर लो इन टॉक्सिसिटी. इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम होती है. एंड नॉन इरिटेंट टू स्किन. स्किन में इतनी ज़्यादा इरिटेशन वगैरह भी नहीं कोज कर सकते, इसलिए स्किन प्रिपरेशंस में, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में काम आते हैं. सो समटाइम्स दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस लाइक क्लिंचिंग एजेंट फॉर बाउंड्स. अब ये क्या है, कभी कभी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस बनाने के लिए भी काम आते हैं. केटाइनिक सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट है एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट. दे पोसेस बोथ केटाइनिक एंड एनाइनिक ग्रुप. अब इनके पास क्या है, केटाइनिक और एनाइनिक ग्रुप दोनों ही होते हैं. दे डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ सिस्टम. ये पीएच के ऊपर डिपेंड करेंगे कि इनको कैसा बिहेवियर शो करना है, ये केटाइनिक शो करेंगे या एनाइनिक शो करेंगे या दोनों ही शो करेंगे, तो यानी कि पीएच डिपेंडेंट है. बिलो अ सर्टेन पीएच दे आर केटाइनिक. मान लो एक सर्टेन पीएच है, ठीक है, 7 मान लो एक सर्टेन न्यूट्रल पीएच से, अगर ये कम पे हैं तो क्या है, ये केटाइनिक बिहेव शो करते हैं. अगर उस पीएच से ये हाई पे हैं तो ये क्या है, एनाइनिक बिहेवियर शो करेंगे. while above a certain pH they are considered as एनाइनिक. और उस सर्टेन पीएच से ऊपर क्या है, ये एनाइनिक बिहेवियर शो करते हैं. एट इंटरमीडिएट पीएच दे एक्ट एज ज्विटर आयंस. अब ये क्या है, मान लो हमने क्या इससे बिलो और इससे अबव की बात कर ली, तो इस इंटरमीडिएट पे ये ज्विटर आयन की तरह एक्ट करते हैं. ज्विटर आयंस मींस इनके ऊपर उस टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होता है. केटाइनिक और एनाइनिक दोनों ही बिहेवियर ये उस टाइम एक साथ शो करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं लेसिथिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एटसेट्रा. नेक्स्ट है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट. दे डज नॉट आयनाइज इन वाटर. ये वाटर में जब हम इनको डालेंगे तो ये आयनाइज नहीं होते हैं, बिकॉज देयर हाइड्रोफिलिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन डिसोशिएबल मॉलिक्यूल. जो इनका हाइड्रोफिलिक यानी कि जो इनका हेड पार्ट है वो क्या है,
डिसोशिएट ही नहीं होता। मान लो जैसे डिसोशिएट क्या होना था, अब NaCl है, इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिसोशिएट ही ना हो, सिर्फ एक जैसे हैं वैसे के वैसे ये इसी फॉर्म में रहें जिसमें ये हैं, डिसोशिएट ही नहीं होंगे, तो अगर ये डिसोशिएट ही नहीं होते तो इस वजह से क्या है, ये तो इनका क्या है, वाटर के अंदर ब्रेक डाउन ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है, ये आयनाइज नहीं होते हैं वाटर के अंदर, ये नॉन आयनिक है। दे आर फार्मास्यूटिकली इम्पोर्टेंट, फार्मास्यूटिकली ये इम्पोर्टेंट है, मतलब हम बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है। दे आर रेजिस्टेंस टू पीएच चेंज, ये पीएच चेंज से रेजिस्टेंट है, मतलब पीएच चेंज का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल एस्टर, ये क्या है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं। द सर्फेक्टेंट आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, टूथपेस्ट एटसेट्रा। जो सर्फेक्टेंट हैं उनका हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू इनको बनाने में भी करते हैं, डिटर्जेंट के लिए भी किया जाता है, फ्लोर क्लीन जैसे कि ये लाइजोल वगैरह है, टूथपेस्ट बनाने में भी क्या है, सर्फेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।